दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विश्वजीत कुमार और ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे आज हम वापस से मिले हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजन को डिस्कस करने के लिए। तो ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे मैं सबका स्वागत करता हूं और आइए इसको शुरू करें। और इससे संबंधित सारे वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आपको बहुत ही इनसे संबंधित नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। क्योंकि इस चीज को आप ध्यान दें, ये 2023 का एक्ट है, इसका नाम है द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो आज आम भाषा में हम बात करेंगे। पर्सनल डेटा क्या होता है? पर्सनल डेटा वैसा डेटा होता है जिससे कि मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं। अब मान लीजिए एबीसी कुमार, अब मेरा नाम विश्वजीत कुमार, विश्वजीत कुमार है तो हाँ जी विश्वजीत कुमार, तो हो सकता है कि बहुत सारे विश्वजीत कुमार हो। आप ही चाहे विश्वजीत कुमार को जान रहे होंगे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही विश्वजीत कुमार है जो ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताते हैं? आप कैसे इस चीज को पता करेंगे? मेरा शकल होना चाहिए, मेरे शकल से आप ढूंढ सकते हैं। नाम होना चाहिए, नाम और शकल के साथ अगर जो है मेरा आधार नंबर है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा फोन नंबर है, तो इन सब कुछ डेटा को आप एक साथ देख के समझ सकते हैं कि ये जो जानकारी है, ये जानकारी विश्वजीत कुमार जी से संबंधित है। तो उस डेटा को बोलते हैं पीआईआई, पर्सनल आइडेंटिफाइबल डेटा। पीआईआई वैसा डेटा होता है जिससे कि एक आदमी का हम पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत सरकार ने, जो भारत की वर्तमान सरकार है, अभी उन्होंने इस बिल को क्यों लाया। मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना आपको बताता हूं। कुछ समय पहले की बात है। उस समय क्या हुआ कि मेरे पास एक कॉल आया कि सर आपके यहाँ जो वाटर फिल्टर चल रहा है उसकी सर्विसिंग के लिए मैंने आपको कॉल किया है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, घर पहुंच जाओ, एड्रेस ये है, सर्विसिंग कर लो। वो घर पहुंचा बंदा। घर पहुंचने के बाद अब घर में कौन है? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे और मेरी वाइफ, वही लोग घर में हैं। और ऐसा बहुत बार हो चुका था कि जो उनका इंजीनियर होता है वाटर फिल्टर वाला, वो साल में 2 बार सर्विसिंग के लिए आता है। जो रेगुलर, जो उनके वारंटी में इंक्लूड होता है, 2 बार सर्विसिंग के लिए आता है और सर्विस करके चला जाता है। तो वह मुझे लगा वही कॉल है। वो बंदा आता है, घर में आने के बाद मेरी वाइफ ने उसे किचन में पहुंचा दिया। किचन में जो है वो वाटर फिल्टर खोल लेता है। खोलने के बाद वो मेरी वाइफ को बोलता है कि आपके वाटर फिल्टर का फिल्टर मोटर ये सारा खराब हो गया है, आपको ये बदलवाना होगा। तो मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया कि ये बदलने के लिए बोल रहा है। मैंने उससे पूछा भाई बदलना होगा तो बदल दो उसको। कहता है सर आपका वारंटी जो है खत्म हो चुका है और आपको जो है इसको बदलने के लिए करीब 4,500 रुपये का खर्चा आएगा। मैंने कहा कि यार 4,500 का खर्चा क्यों आएगा, वारंटी तो मेरी होनी चाहिए। तब उस बंदे ने अपने मोबाइल फोन पे दिखाया कि मेरा वाटर फिल्टर लिव प्योर का है। लिव प्योर ऊपर में लिखा हुआ है, उसके नीचे मेरी कस्टमर आईडी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है और फोन नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद किस दिन मेरी वारंटी खत्म हो रही है उस साल में, वो डेट लिखा हुआ है। तो यहीं पे वो बंदा मिस्टेक कर गया कि उसे पुराना डेटा उसके पास था, बट लिव प्योर से डेटा लीक हुआ। डेटा लीक करके आज के डेट में वहां पे मेरे होम टाउन में मार्केट में पता चला एक ऐसी कंपनी भी काम कर रही है जो कि जिनके पास की बहुत सारे ऐसे ही फिल्टर कंपनी का डेटा है। और वो क्या करती है कि अलग अलग ऐसे ही लड़कों को वो डेटा बेचती है और उसके एवज में वो लड़के उनका फिल्टर लेके जाते हैं और जो भी कंपेटेबल फिल्टर होता है वो वहां जाके लगाते हैं और उससे कमाते हैं। वो उनको लीड देने के लिए उनसे पैसा लेते हैं और उनके पास पुराना डेटा होने के कारण उनको लगा कि वारंटी एक्सपायर हो रही है, जबकि मैंने 2 महीने पहले ही उसको रिन्यू करवा लिया था। मैंने लिव प्योर वाले लोकल बंदे को कॉल किया, लोकल बंदा भागता भागता आया। हमने उस बंदे को पकड़ा। उस बंदे को पकड़ने के बाद उस बंदे के बैग से
चोरी करने के सारे सामान मौजूद हैं कि ताला काटने के लिए उसके पास सामान है, उसके बाद आदमी को मारने के लिए चाकू है, ये है वो है, उसके बैग में वैसा हर सामान मौजूद था। आप खुद समझ सकते हैं कि मैंने एक कंपनी पे भरोसा किया, उनसे वाटर फिल्टर खरीदा। अब वहां पे मेरा एक कस्टमर आईडी, कस्टमर इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ, और भाई साहब जब मैंने उसको एस्केलेट किया, जब मैंने बताया लिप प्योर वालों को, मेल किया, तो लिप प्योर का रीजनल मैनेजर जो होता है वो मुझे कॉल करके बोलता है, नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ डाटा लीक नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि जो कस्टमर आईडी, उनका कोई आधार नंबर तो है नहीं, जो कि मैं सब जगह देता चलूं कि हाँ जी ये लो मेरा आइडेंटिफिकेशन आधार नंबर है, मुझे बैंक अकाउंट खोल दो। आपको लगता है कि लिप प्योर के कस्टमर आईडी से मुझे कोई सिम कार्ड दे देगा या मेरा बैंक अकाउंट खोल देगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैं खुद इस डेटा लीक के होने से, किसी का भी डेटा बाहर निकलने से होने वाले नुकसान का भुक्तभोगी हूं। और उस दिन मैं आपको बताता हूं कि हमारे प्राण सूख गए थे कि घर में भाई बच्चे हैं, वाइफ अकेली है, और इस तरह से करके घटना घट रही है। तो उस समय हमारे प्राण सूख गए थे। वो तो लिप्योर वाला लोकल बंदा पहचान का था, वो भी भागता हुआ आया, तब हमने उसे पकड़ा। तो इस तरह से आपको लगता है कि चलो जी डेटा किसी के यहां से लीक होने से क्या होगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो सकती है। और आज इंडिया में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही है, क्योंकि जिस कंपनी के पास आपका डेटा है, आपकी खबर है, आपकी जानकारी है, उन्हें उसकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो एक मोटा मोटा सामान वान खरीद के एक कंप्लायंस जो होता है ये वो कर लेते हैं, लेकिन सीरियसली उसको देखते नहीं है। अरे हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उनका एम्प्लॉय बेच देता है। कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके कि आपके अकाउंट में पैसा 10,000 से कम हो जाए तो आपके पास लोन के लिए फोन आने लगेंगे, हाँ जी आप लोन ले लो। कहीं तो वहां उनसे डेटा निकला ना बाहर। तो क्यों भाई, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया से कम हो गया तो आप क्यों बताओगे किसी को? मेरा मेरा जो है पैर टूट जाए, आप क्यों किसी डॉक्टर को बता दोगे कि फलाने आदमी का पैर टूट गया है, आप उसको कॉल करो, वो आएगा आपके पास पैर ठीक करवाने? मैं पागल हो जाऊं? आप क्यों किसी को बताओगे? आदमी पागल हो गया। तो इस तरह की घटनाएं भारत के अंदर इसको एक नया बिजनेस बना लिया। बहुत सारी कंपनियां यही बिजनेस करके खा रही हैं कि दूसरे कंपनी के पास से उनके एम्प्लॉय के माध्यम से या हैकर के माध्यम से डेटा लेना, और उस डेटा को मैनिपुलेट करके आपको बेचना, सामान आपको कुछ भी करना, वो उसी की कमाई खाते हैं। तो सरकार ने कहा, जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने कहा कि भैया ऐसे डेटा को सेव करना हमारे लिए जरूरी है, यह आम जनता की सुरक्षा के लिए निहायत जरूरी है। आप जब इस कानून को आगे, जब मैं आपको बताऊंगा, इस कानून को आगे जब समझेंगे तो आप देखेंगे कि ये कानून आपकी सुरक्षा के लिए कितना कुछ कर रहा है। ये कानून एश्योर कर रहा है, ये कानून भाई गारंटी दे रहा है कि अगर आपके पास से आपका कोई भी जानकारी जो कंपनी, किसी कंपनी के पास गुप्त रहना चाहिए, वो जानकारी जब वहां से बाहर निकल रही है तो आपको नुकसान ना हो। इस चीज को बचाने के लिए अब सरकार इस पे, और तो आपने देखा ही है, जामतारा जैसे वैसे सीरियल देखे ही हैं, आज सच्चाई में हर जगह आपका फोन नंबर क्या है, मार्केट में किलो के भाव बिकता है। ये आदमी है, इसका ये फोन नंबर है, ये काम करता है, ये इसका कार्ड नंबर है, ये है, किलो के भाव बिक रहा है। लोग उससे पैसा कमाए हैं बेच के। और होता क्या है, आपको फोन आता है, हाँ जी आपका अकाउंट नंबर इस बैंक से, मैं आप स्टेट बैंक से बोले हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक से बोले हूँ, आपका अकाउंट नंबर इतना है, आपका ये है, अब आप बता दो, ये आपके पास एक पिन जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। तो सरकार ने तो इससे संबंधित जो साइबर अवेयरनेस है, इस तरह की घटनाओं से बचाने के लिए बहुत ही प्रयास किए। बैंक, आप खुद देखते होंगे कि आपके बैंक, जिस बैंक में अकाउंट है, वो बोलती है किसी से पिन मत बताइए। अगर हमारे ब्रांच से भी फोन आए तो किसी को आप पिन मत बताइए। लेकिन भाई साहब कितने लोग इस चीज को समझ रहे हैं? आज भी बहुत सारे लोग भोले भाले हैं, उनके लिए मोबाइल एक नई टेक्नोलॉजी है, ये बैंक ऑनलाइन, ये सारा कुछ बहुत लोग खुद नहीं कर पाते हैं।
एटीएम से पैसा निकालने उनको नहीं आता है, और उनको कॉल करके ऐसे बोला जाता है तो वो तो फंस जाते हैं। उनको बोला जाता है आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, आपका ये एक्सपायर हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। कैसे खबर आती है? आप जब कहीं पे डेबिट कार्ड अपना यूज कर रहे हो, डेबिट कार्ड का एक एक्सपायरी डेट है, वो तो आप तभी करते हो जहां की आपको पेमेंट करना है, वहीं पे डालते हो। कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, वहीं पे आप डालते हो। अब वहां पे डालने के बाद जो एक कंप्लायंस है, पीसीआई डीएसएस, वो ऐसे चीजों को किसी के भी पास सेव करने से मना करता है। तो फिर बाजार में, खुले मार्केट में, ये खबरें किसी आम जो है बदमाश के पास कैसे है कि ये भैया ये आदमी है, इनका ये जो है कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये एक्सपायरी डेट है, ये खबर कैसे है? और जब वो देखते हैं कि ये एक्सपायर होने वाला है, आपको कॉल करते हैं, हाँ जी आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आपको एक पिन जाएगा, आपका कार्ड फिर से न्यू नया कार्ड आपको चला जाएगा। आपने आपने सोचा हाँ जी हो सकता है ये प्रोसेस हो, आपने पिन दे दिया, बस हो गया, आपके कार्ड से लाखों लाख रुपये चोरी हो गए। अब आप चक्कर लगाते हो, पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हो, वो तो ऊपर वाला ही जानता है आपके पैसे रिकवर होंगे या नहीं होंगे। तो इन सब घटनाओं से रोकने के लिए ही हमारी सरकार ने ये कानून लाया। ये कानून लाके उनका एक ही टारगेट है कि आम आदमी को, आम जनता को, उनको बचाया जा सके, उनको ऐसी चोरी से, ऐसी इससे होने वाली आगे घटनाओं से उनको बचाया जा सके। तो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आपको ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से नई नई जानकारियां हम देते रहते हैं, और इस पर्टिकुलर कानून के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए इसको और आगे देखते हैं कि आगे ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस कानून के माध्यम से जो है आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। आपको जो है अधिकार दिए गए हैं। तो अब जो है क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, आइए उस अधिकार को जरा देखते हैं। जरा हमारा मार्कर ठीक करने दीजिए। आइए, अब सबसे पहला हम अधिकार देखते हैं। आज मेरा ब्लू मार्कर चल नहीं रहा है तो लाल से ही काम चलाते हैं, ब्लू फिर चलाएंगे। सबसे पहला अधिकार देखते हैं कॉन्सेंट की। कॉन्सेंट जो है ये क्या होता है? जब आप से मैंने पूछा है कि क्या जी आप वीडियो को देखना चाहते हैं, आपने कहा हाँ देखना चाहते हैं। मैंने कहा कि वीडियो को देखने के लिए मुझे आपका नाम चाहिए, आप कौन देख रहे हैं, आपका क्या फोन नंबर है, आपका क्या ईमेल आईडी है, मुझे आपका नाम चाहिए। आपने कहा हाँ जी ले लो, आप ये ले लो, हमें वीडियो देखने दो। तो फिर आपने पूछा कि आप नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी लेके आप मेरा क्या करोगे? तो मैंने आपको बताया कि जो है आपको हम इस वीडियो से जानकारी, ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से आपको मेल करेंगे, कोई भी नई जानकारी आएगी, या बच्चों को आपको ट्यूशन पढ़ाना है, नए टीचर आएंगे, ट्यूशन में नया कुछ डिस्काउंट आया है, कुछ हो रहा है, वो हम आपके फोन पे, व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और उसके बाद जो है आपको हम मेल करेंगे। आपने कहा हाँ ठीक है, ओके, ये आप हमसे जानकारी ले। तो कॉन्सेंट क्या होना चाहिए? हुई होना चाहिए कि आप अपनी इच्छा शक्ति से हमें अपनी जानकारी दे रहे हो, और जानकारी देना नहीं चाहो तो नहीं दे रहे हो। अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए कि मुझे ये अधिकार नहीं है, मैं आपसे कहूं कि आप अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और नाम नहीं बताओगे तो मैं वीडियो नहीं देखने दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी भी हालत में मैं नहीं देने के केस में आपको अपनी सर्विस देने से मना नहीं कर सकता हूं। हाँ, अब मैं किस चीज के लिए नहीं बाध्य हूं? मैंने आपसे क्या बोला
कि आप अपना अगर मेल आईडी फोन नंबर देते हो, तो आपके बच्चों के लिए जो नए ट्यूशंस आ रहे हैं, नए ऑफर्स आ रहे हैं, वो मैं आपको फोन पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा, ईमेल पे आपको ईमेल करूंगा। आपने कहा नहीं जी मुझे खाली ये वीडियो देखना है, मैं आपको फोन नंबर और ईमेल नहीं दूंगा। बाद में आप मुझे ये नहीं कर सकते हैं कि आज जी आपका नया ऑफर आया, आपने हमें बताया नहीं। वो आप नहीं कर सकते। अगर आपने दिया है डेटा, तो उस डेटा को हम यूज करके आपको भेज सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया है डेटा, तो हमारी सर्विस होने के बावजूद हम बाध्य नहीं है आपको देने के लिए। तो यहां पे वही हुआ कि आपने हमें अपना कंसेंट दिया कि हाँ हमारा डाटा लो। हमने आपको बताया कि इस काम के लिए लेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये ई ट्यूशन की जिम्मेदारी है कि अगर आपसे डेटा मांगा जा रहा है तो वो बताए, बिना बताए आपसे नहीं ले सकते हैं। हाँ, अब एक बात बोलिए, मैं अगर आपसे कहूं आप अपना एड्रेस भी दो मुझे, ठीक है, और मैं जो सर्विस में ऑफर कर रहा हूं उसमें एड्रेस का कोई स्थान नहीं है। आपने कहा कि अच्छा चलो यार एड्रेस मांगा है, क्या करेगा, आपने एड्रेस दे दिया और मैंने वहां लिखा हुआ है कि सिर्फ मैं आपका डेटा ले रहा हूं आपको ईमेल व्हाट्सअप करने के लिए। अब कल के डेट में एक मेरा सेल्स वाला आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है, हाँ जी आपके कितने बच्चे हैं, उन बच्चों को ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से आप ट्यूशन पढ़ा दो। आप एकदम कह सकते हो कि भाई साहब आप यहाँ आके से जाए, आपको एड्रेस, तो आपने एड्रेस दिया था ई ट्यूशन को, लेकिन ई ट्यूशन ने आपसे बोला तो नहीं था कि मैं अपने बंदे वहां भेजूंगा सेल्स के लिए। तो कंसेंट जो होना चाहिए बहुत फ्री, अनकंडीशनल और स्पेसिफिक, खास वजह के लिए ही कंसेंट देनी है। ये आपका अधिकार है। अब इस अधिकार से कोई आपको, मोबाइल पे आप कुछ डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो 100 चीज का मांगता है, कैमरा का भी मांग लेता है, टेक्स्ट मैसेज का भी मांग लेता है, उसके बाद आपका कंटेंट का, आपका कनेक्शन का भी मांग लेता है कि आपके कितने फोन नंबर्स हैं, आपके फोटो का भी मांग लेता है, आपके स्टोरेज का भी मांग लेता है, सब मांग लेता है। उसे वहां पे बताना होगा कि क्यों मांग रहा है और क्यों चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे आपका जो कंसेंट है, आप जो कंसेंट दे रहे हो वो एकदम फ्री होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई उसके साथ कंडीशन नहीं लगा हो, और बहुत ही स्पेसिफिक रीजन के लिए होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए। और तो ये पहला आपका अधिकार है कंसेंट का, ठीक है। अब उससे आगे हम देखते हैं, चलो इसको रहने देते हैं, अगला देखते हैं। आपको अधिकार दिया गया है कि आपका डेटा यूटिलाइजेशन, ये देखने के लिए कि आपने मेरा इंफॉर्मेशन, डेटा जो लिया वो कहां कहां यूज किया, इसके बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। हर एक कंपनी जो किसी का डेटा ले रही है, उनको बताता हूं, उनको अपने डेटा लेने से पहले आपसे क्या क्या पूछना होगा, समझिए। सबसे पहले बताना होगा कि क्या डेटा ले रहे हैं। इधर लिखता हूं, व्हाट डेटा, क्या डेटा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या पर्पस क्या है, क्या ले रहे हैं, कौन कौन से डेटा, क्यों ले रहे हैं, ठीक है, वाई। उसके बाद लेने के बाद जो है, अगर आपको रिपोर्ट करना है, कोई भी रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट और कंप्लेन, रिपोर्ट या कंप्लेन कुछ भी अगर आपको करना है, तो आप किसको पकड़ेंगे? उसको बोलते हैं कंसेंट मैनेजर।
जो आपके कंसेंट को मैनेज करेगा, वो भाई साहब होंगे कंसेंट मैनेजर। वो सरकार के साथ रजिस्टर होंगे, या डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कंपनी के एक आदमी ऐसे होंगे जो कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार होंगे, या ऐसा कोई भी आदमी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। कौन कौन? डेटा मैनेजर, सॉरी, कंसेंट मैनेजर, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, और उसके बाद जो है कोई ऐसा आदमी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है। इन तीनों में से किसी का वहां पे मेल आईडी, फोन नंबर डालना होगा कि आप अपने कंसेंट के बारे में जानना चाहे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद और उनको क्या देना होगा? देना होगा जो भारत सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो डेटा सुरक्षा बोर्ड बनाएगी, उस बोर्ड के पास अगर कंप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, ये उनको लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और अगर कोई नहीं लिखता है तो आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं, तुरंत 1 सेकंड में आप कंप्लेन कर सकते हैं, उन पे एक्शन होगा। तो ये सारी जानकारी उनको, जब आपसे आपकी जानकारी वो इकट्ठा कर रहे हैं, उनको देनी पड़ेगी उनको। तो आप अब कैसे जानेंगे कि आपका डेटा कहाँ कहाँ यूज हुआ? तो आप यही जो कंसेंट मैनेजर भाई साहब हैं वहां पे, या डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, आप उनको जो है मैसेज, मेल, फोन करके बताएंगे कि हाँ जी हमने ये डेटा दिया था, हमारे डेटा को आप कहाँ कहाँ यूज करो हमें बता दो। पहला तो हो गया यूटिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा तो मिटाना पड़ेगा, ताकि जगह थोड़ी कम है और मैंने लिखा बड़ा बड़ा है। तो आप कंसेंट समझ गए कि कंसेंट एकदम फ्री होना चाहिए, कि ना बिना किसी कंडीशन के, मतलब कहते नहीं है स्ट्रिंग। और इसको मिटा के मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये थोड़ा बड़ा लिखा गया है, थोड़ा बोर्ड खाली हो जाएगा तो पढ़ाने में भी मजा आएगा, बताने में भी। इसको लिख देता हूं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है। दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया है ऊपर, चलिए उसको फिर भी नीचे कर देता है। एक्ट 2023, अब तो मेरे ख्याल से पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपने देखा कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री, अनकंडीशनल, स्पेसिफिक रीजन के लिए होना चाहिए, खास वजह के लिए, एकदम काहे ले रहे हैं भैया आपका कंसेंट। आपको डेटा यूटिलाइजेशन कहाँ क्या यूज कर रहे हैं वो जो है जानना है। उसके बाद अच्छा, इस बीच में एक क्वेश्चन ये आएगा, आप ये पूछ सकते हैं कि भाई साहब अब जो है फ्लिपकार्ट के पास, अमेजन के पास, ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स वाले और भी कंपनी है, मिंत्रा है, ये है वो है, बहुत सारे हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन सबसे बड़ा हो गया, तो इनके पास है, आपके डेटा है, तो अब क्या होगा? ये तो कंसेंट हमसे लिए नहीं थे उस समय, हमारे पास 5 साल से, 5 साल 7 साल से हमारा डेटा उनके पास है। याद रखिए कि इस कानून के बनने से पहले जो इस कंपनी के पास डेटा है, वो अब कंसेंट सबसे लेगी, और अभी के बाद से जो नया डेटा ले रहा है वो कंसेंट के साथ ही डेटा लेगा। यानी कि हर हालत में कंसेंट जो है होना चाहिए। और ये कानून लागू होता है सिर्फ जो डेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, चाहे इंटरनेट पे हो, किसी का कंप्यूटर में हो, और कंपनी के ऊपर जो लीगल एंटिटी है, एक आदमी, पर्सनल आदमी, उसके पास किसी का डेटा है, वो किसी काम के लिए यूज कर रहा है, पढ़ाई के लिए यूज कर रहा है, रिसर्च के लिए यूज कर रहा है, उस पर यह कानून लागू नहीं होता है। ये कानून के लिए किसी तरह की कंपनी या लीगल एंटिटी जो हम कहते हैं, वो लीगल एंटिटी होना चाहिए। और डेटा किसका हो सकता है? वो भी किसी लीगल एंटिटी का, चाहे वो पर्सन हो, कंपनी हो, या लीगल पर्सन हो, किसी का भी डेटा वो हो सकता है। एक चीज मैं आपको आज बताऊंगा कि आप खुलेआम जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपना डेटा डालते हैं, वो आप सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक आप कर हैं
अगर सोशल मीडिया पे आपको इतना ही हल्ला करना है, पूरे दुनिया को बताना है मेरा जन्मदिन इस दिन है, ये है वो है, तो भाई साहब वो हैकर्स के लिए खजाना है। मैं वीडियो जो देखा है, आप बताइए कितने ऐसे लोग होंगे जिनके एटीएम का पिन उनका ईयर ऑफ बर्थ होगा। जरा खुद में सोच के देखिए। या अपने वाइफ का, मम्मी का, पापा का, बेटा का, बेटी का, किसी का ईयर ऑफ बर्थ होगा। और भाई साहब एकदम जो है फेसबुक पे खुलेआम बताए हैं कि हाँ जी फलाने तारीख को हम हो गए थे पैदा, और आज हमारा हो गया 25 साल, आज हो गया 30 साल हो गया। कितना आसान आप बना दे हैं किसी का पिन निकालने के लिए। तो आप इस तरह से अपने आप को ही एक्सपोज कर हैं नुकसान के लिए। तो ऐसे चीजों से आदमी को बचना चाहिए। और ये कानून बोलता है कि आपका ऐसा डेटा जो जो कि आपने किसी सोशल मीडिया पे कहीं ऑनलाइन उपलब्ध करवा रखा है, और वैसा डाटा किसी कंपनी के पास से लीक हो जाता है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका डाटा जब तक आपके पास है, आपका पर्सनल है, आपकी संपत्ति है, तब तक तो सुरक्षित है। लेकिन जब खुलेआम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सोशल मीडिया पे अपना डेटा रायता की तरह फैलाए जा रहे हैं, तब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है भैया। तब आप उस पर जो है कोई क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा डाटा कोई चुरा गया, कोई लीक कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तब आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब वहां पे देखते हैं कि कंसेंट, हमने कंसेंट का देख लिया, कंसेंट कैसे क्यों चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए। कंसेंट आपको जब देखना है कि डेटा कहाँ यूटिलाइज हुआ पता होना चाहिए। उसके बाद आप जो है डेटा को रिमूव करवा सकते हैं, डेटा को रिमूव करवा सकते हैं। मान लेते हैं आपने बोला भाई भाई साहब आपके यहाँ मुझे भरोसा नहीं है, मेरा डाटा सुरक्षित है, हटा दो। या मॉडिफाई मॉडिफाई करवा सकते हैं। कहीं पे आपने डेटा दिया हुआ है, आपकी शादी हो गई, आपने कहा कि मेरा डेटा चेंज कर दो, मैं सिंगल से मैरिड हो गया, मैरिड है, तलाक दे दिया। वो भगवान ने कहे तलाक देने की नौबत है, तलाक दे दिया। आप मैरिड से फिर वापस सिंगल हो गए, तो डेटा मॉडिफिकेशन का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। भाई साहब, या गलत डेटा किसी ने कैप्चर कर लिया है आपका, आप बार बार देख रहे हो कि वो जो है आपका नाम मिस स्पेल कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, किसी चीज पे बिल पे गलत नाम डाला है, तो आप बोल सकते हो कि मेरा डेटा मॉडिफाई करो। या आप कह सकते हो मेरा हटा ही दो, मुझे नहीं चाहिए आपकी सर्विस। तो अब यहाँ पे एक केस बनता है। मान लो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने ऑर्डर कर दिया था एक टीवी। ठीक है। तो आपने 1 सितंबर को टीवी ऑर्डर किया। 1 सितंबर को टीवी ऑर्डर करने के बाद 2 सितंबर को आपने क्या बोला कि भाई साहब मेरा हटा दो डेटा। लेकिन वो कंपनी नहीं हटाएगी 2 तारीख को आपका डेटा। वो कब हटाएगी? जब जो है आपकी टीवी डिलीवर हो जाएगी। या वो कंपनी जो है, आपने 1 तारीख को टीवी का ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, या वहां पे अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो वो वैलिड ऑप्शन है पेमेंट का, आपने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर दी है और 2 तारीख को आपने डेटा हटा दिया, तो कंपनी भी मना नहीं कर सकती है आपको टीवी देने से। वो डेटा रखेगी, जब आपको टीवी की डिलीवरी हो जाएगी, पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक बात, नहीं तो आपसे पेमेंट ले लेंगे, उसके बाद अगले दिन कंपनी वो डेटा हटा देगी। तो ये चीज जो है वहां पे एक है कि डेटा जब तक वो ट्रांजैक्शन चल रहा है तब तक वो डेटा रखेंगे, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया डेटा हटा देंगे। तो डेटा हटाने का ये, और इसमें एक है जैसे बैंक है, बैंक के पास आरबीआई का गाइडलाइन है कि भैया डेटा रखना है इतने सालों तक, तो तब वो रखेंगे, तब आपके कहने से भी वो डेटा हटाएंगे नहीं। या सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज में आप कुछ कहे हो, वो कहे हैं कि नहीं जी इतने साल तक डेटा होना चाहिए, तो वो डेटा तब रखने के लिए बाध्य है। अगर कोई और कानून, कोई और सरकार का आदेश कोई चीज डेटा रखने के लिए बोल रहा है, तब आपके कहने से या इस कानून के हिसाब से भी वो डेटा को हटाएंगे नहीं, उनको वो डेटा रखना पड़ेगा, नहीं तो वो दूसरे कानून का वायलेशन कर देंगे। ठीक है। तो आप डेटा रिमूव करना, मॉडिफाई करना, ये सारा चीज तो आप देख चुके। अब जो है, अब यहां पे आता है बच्चों के लिए
चाइल्ड एंड डिसेबल्ड पर्सन। चाइल्ड डिसेबल्ड क्यों एक साथ रखा गया, इसको आप समझिए। काहे कि ये दोनों कानून के हिसाब से, ये दोनों अपना काम, ये दोनों, उनको चाहिए गार्डियन। दोनों दोनों लोग अपना काम एक गार्जियन के थ्रू ही कर सकते हैं। चाइल्ड कौन है? जो 28 साल का नहीं हुआ है। डिसेबल्ड कौन है? क्लिनिकली जिसको बताया, बोल दिया गया है कि हाँ जी, ये एकदम अस्थिर बुद्धि से नहीं है, कुछ मानसिक लेवल पे कम है, विशेष है, जो कहते नहीं है स्पेशली इनेबल्ड पर्सन। वो हम अपने कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, यूज करते हैं, लेकिन कानून डिसेबल्ड लिखता है। तो वैसे डिसेबल्ड पर्सन जो है, या चाइल्ड, जो कि गार्जियन के माध्यम से अपना काम करते हैं, तो यहाँ पे कंसेंट किनका लेना है? गार्जियन का। गार्जियन का कंसेंट लेना है। यहाँ पे ये नहीं कि भाई बच्चा जो है कंसेंट बोल दिया कि हाँ ठीक है अंकल, मुझे जो है आप लॉलीपॉप खिला दो, तो उसका कंसेंट नहीं मान्य होगा। वहां पे गार्जियन का कंसेंट लेना होगा कि हाँ जी, आपके बच्चे को मैं लॉलीपॉप दूं। गार्जियन बोलता है हाँ दीजिए, या पेरेंट, पेरेंट या गार्जियन, दोनों में से कोई भी, तभी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज जानिए, अपने यहाँ एक बड़ा बुरा बीमारी है जो एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट होता है टारगेटेड। आप अभी जाओ, आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दो चार सामान सर्च कर लो, टीवी देख लो, टीवी सर्च कर लो दो चार बार, और उसके बाद आप कोई वेबसाइट खोलोगे तो आपको पता चलेगा वो बाएं दाएं साइड में टीवी का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉय कर रखा है। उन्होंने ये समझा कि मेरा कस्टमर टीवी खरीदना चाह रहा है, उसको दिखा रहे हैं। वो बच्चों के केस में नहीं कर सकते हैं आप। बच्चों को टारगेटेड जो होता है, खास उनके लिए एडवर्टाइजमेंट, उस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। उनका बिहेवियर मॉनिटरिंग, कि बच्चे क्या क्या वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका बिहेवियर मॉनिटरिंग भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों को, अगर जो है आपके फोन पे, यूट्यूब पे, किसी चीज पे उनको आदत है वीडियो देखने की, पहले तो ना दिखाएं, उनकी आदत सुधारें। ठीक है, काहे कि फोन आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक, लेकिन ठीक है, बहुत बार पढ़ाई भी वहां से हो जाती है और बहुत फायदेमंद होता है। तो उनका एक अलग अकाउंट बना दें, और उस अकाउंट में जो है आप उनका एज सही से डालें। तो इससे क्या होगा कि जो ये कानून है, इस कानून के हिसाब से उनको सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो आपके लिए अलग इंतजाम है, बच्चों के लिए अलग इंतजाम है, तो बच्चों को यहाँ सुरक्षा मिल जाएगी। अब जो है इसमें क्या बोल है कि आप इनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, या अगर जो है मॉनिटरिंग करनी है तो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, उनको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ऐसा काम उनको नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सरकार का ये कहना है कि अभी थोड़ा हो सकता है आगे मॉडिफिकेशन हो, कुछ खास कंपनियों को जो है, जो कि पर्टिकुलर बच्चों की सुरक्षा वगैरह के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको इसका एक्सेप्शन में रखा जा सकता है, वो हो जाता है। ठीक है, अब जो है बच्चों का हमने देख लिया, आपका कंसेंट डिलीट करना, रिमूव करना, आपका डेटा कहाँ यूज होना है वो देख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है उसी में मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई परेशानी है डेटा से संबंधित, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है, आप कंप्लेन कर सकते हो, उसमें आपको सुविधा दी गई है। ठीक है, और जो है सिर्फ एक ही चीज इस एक्ट में नहीं दिया गया है कि कंपनसेशन, उसके कारण से अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे कंपनसेट करना है, आपके होने वाले नुकसान को किस तरह से, जो कंपनी या जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है आपको नुकसान पहुंचाए हैं, तो कैसे वो आपको कंपनसेट करेंगे नुकसान के केस में, वो इसमें नहीं दिया गया है। अब एक और चीज है कि मान लीजिए आपका डेटा है, आप उम्र दराज हो गए हैं, या
बहुत उम्र होने के बाद नेचुरल कॉज से उनका डेथ हो जाता है, तो वो अपना नॉमिनी डेटा के अंदर जो है नॉमिनी डाल सकते हैं, और जो राइट्स पहले एक इंडिविजुअल को था वही राइट सेम उस डेटा से संबंधित, मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन ए का डेटा एक कंपनी के पास गया, उसको एक सर्टेन राइट पर्सन ए को मिल गया कि हाँ जी आप मेरे डेटा कोई मॉडिफाई मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, आप मैं बिना कंसेंट लिए नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सब हो गया। अब पर्सन ए जो है वो नेचुरल कारण से उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने अपना नॉमिनी पर्सन बी को बना दिया। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ए, कि पर्सन ए के बिहाफ पे वही सेम अधिकार पर्सन बी को मिल जाएंगे। किसके लिए? बी को अपने डेटा के लिए नहीं, ए के डेटा के लिए, ए के डेटा के लिए अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने राइट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको बता दिया। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, जस्ट क्लास को जो है अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और पार्ट 2 बना दूंगा जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, दोनों पार्ट आसानी से आप लोग देख सकें। और उसमें मैं आपको और आगे बताऊंगा कि अलग अलग प्रोविजंस क्या हैं, किस तरह से आप कंप्लेन करते हैं तो कैसा फाइनेंशियल पेनल्टी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कानून का, वो अभी मैं अगले वीडियो में और आपको बताऊंगा। और उस वीडियो में जो है फिर हम और भी डिस्कस करेंगे, और आपके क्वेश्चंस मैं हमेशा वेलकम करता हूं। हमारे कमेंट में भी आप डाल सकते हैं, नीचे हमारे वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मेल आईडी है, मेरी टीम के लोग हैं वो मेल चेक करते रहते हैं, आपका कुछ भी क्वेरी आता है। अभी बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, कंपनी है जिनको मैं इस पर ट्रेनिंग देता हूं, और उनके क्वेरीज आते हैं कि हाँ जी सर ये काम हम कर रहे हैं। जो प्रोएक्टिव लोग हैं, जो पहले से ही, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा फिर देखा जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी से अप्रोच करना शुरू कर दिया कि हमें थोड़ा बताइए उसको कैसे करना है, किस तरह से करना है। मैं खुद भी एक लॉयर हूँ, तो कुछ मेरी कम्युनिटी के और लॉयर भी वो इस चीज को जानना चाहते हैं, तो उनसे बातें होती है, इस मैटर पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कल के डेट में आपको कंप्लेन करना है या कोर्ट में जाना है, किसी भी तरह की काम करना है, आपको तो वकील चाहिए, लॉयर चाहिए। तो अब जो है वहां पे कम से कम मेरे कम्युनिटी सर्कल के लोग, उनको आइडिया रहेगा तो देख वो आपके लिए कर सकते हैं, आपको सलाह, उचित सलाह दे सकते हैं आपको। तो ऐसे सब सारी चीजों एक्टिविटी में हम लोग ऑलरेडी लगे हैं। आपका जो भी कमेंट, क्वेश्चंस, जो भी हमारे पास आता है, मोस्ट वेलकम। हम उसे रिप्लाई करेंगे, आपको एडुकेट करेंगे, आपको और ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो कुछ भी वीडियो में डालूंगा तो आपको अलर्ट बटन आप ऑन करके रखेंगे, आपको अलर्ट आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए है, लेकिन हमारा ई ट्यूशन प्लेटफॉर्म वो सुविधा देता है आपके बच्चों के लिए, जो भी छोटे हैं, या सिर्फ बच्चे नहीं, अगर मान लेते हैं आप एक आईटी प्रोफेशनल है, आप काम कर रहे हैं और आपको एक नया लैंग्वेज सीखना है, ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि आपको एक सीखना है, फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, कि चलो जी मैं फ्रेंच सीखता हूँ, हो सकता है मेरा करियर में, और वो आप कर सकते हैं। क्लास 1 से 12 के बच्चों के लिए है, म्यूजिक है, मतलब पढ़ने के लिए सब कुछ है हमारे पास। बस पढ़ने वाले चाहिए, पढ़ाने वाले तो हजारों हैं, आप जैसे अच्छे पढ़ने वाले चाहिए जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, जुड़े, वहां देखें, डेमो क्लास लें, समझें, और उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, एकदम आप पढ़ना चाहें वहां पढ़ें, आपको अच्छा लगे। अच्छे अच्छे टीचर हैं हमारे पास, कहे कि हमारे पास हमने एक मैकेनिज्म बना रखा है कि जो भी टीचर आते हैं हम ढंग से उनको वेरीफाई करते हैं, हम खुद डेमो क्लास लेके से देखते हैं कि हाँ जी वो बच्चों के लिए किस तरह से। लेकिन फिर भी हम अपने जो बच्चे आते हैं या जो भी बड़े आते हैं कुछ टेक्निकल स्किल सीखने के लिए, कुछ वोकेशनल स्किल सीखने के लिए, जो भी आते हैं, हम उनको भी डेमो क्लास कि आप समझ लें कि सामने वाला टीचर आपको कैसा बताया है, कितना समझ में आपको आया, आप दोनों के बीच एक वो रिदम बन पाया है या नहीं बन पाया है।
तो इस तरह से करके जो है हम एक इकोसिस्टम वहां हमने बना रखा है, जहां पे कि बस उस इकोसिस्टम का गोल एक ही है, आपको एडुकेट करना, आपको नॉलेजेबल बनाना, कैपेबल बनाना। तो ई ट्यूशन का नीचे दिया गया है लिंक, आइए प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आप देखिए। और अगर कुछ कम ज्यादा लगे, कुछ और चाहिए, नया चाहिए, हमें बताइए, एकदम खुल के बताइए, हम उस पर काम करेंगे। और यहाँ तो इसकी तो अभी अगले क्लास में भी हम चालू रखेंगे। डाउट आए आप मुझे एकदम मेल भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी सारी क्वेरी का जवाब दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आपका प्यार जो है थोड़ा और ज्यादा दिखाएं, क्योंकि नया चैनल ये अभी हमने बनाया है यूट्यूब पे। और जितने ज्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा जो है उतने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकेंगे। और सरकार ने जब पूरी जनता के लिए बनाया, तो मैं तो कहूंगा कि जो 130 करोड़ 140 करोड़ जनता हमारे देश की है, सब देखें इसको, सभी देखें, सभी इसको देख के समझे, फायदा उठाएं। सारे कंपनी वाले देखें, समझे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आम जनता की जानकारी को सुरक्षित रखना है। और ये सरकार की बहुत मेहनत करके, उनको बहुत ही इस कानून को लाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत समय लगा, लेकिन फिर भी इस कानून को लाया गया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की भलाई के लिए। इसमें बड़ी कंपनियों का कोई भला नहीं होने वाला है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत। डेटा को, कंप्लायंस को उस तरह से कानून के हिसाब से रखना उनके लिए तो झंझट है भाई। लेकिन किसके लिए सुविधा है? एकदम आम आदमी की। यहाँ आम आदमी के लिए सुविधाजनक है, जो कि अपना पैसा कमाते हैं, रखते हैं, और ठग जो है उनसे पैसा ठग लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, गुड बाय आज के लिए।